स्वागत है बच्चों आप सभी का सिद्धांत एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो बेसिकली है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज हम बच्चों इस टॉपिक में हम बेसिकली जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया हैं वो बेसिकली होती क्या है और इससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती है। देखिए इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसे चैप्टर के रूप में निकल के सामने आता है जो बेसिकली आपके केमिस्ट्री के बेस को बहुत ही मजबूत करता है। क्योंकि पूरा केमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो पूरा केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली रिएक्शन से भरा पड़ा है, जिसमें कई सारे एलिमेंट्स और उनके बीच का आपस का रिलेशन जो है हम लोग पढ़ते हैं। अब ये चैप्टर जो है ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगा। ये तो जानकारी के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही साथ अगर मार्क्स के लिहाज से भी देखें तो ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक। तो बेसिकली जहाँ तक हमें मालूम है जो चैप्टर का नाम है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें वो सीखनी है वो यह सीखनी है हमें कि रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अगर हम बात करें और इसके लिखने के तरीके क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के क्या भाग होते हैं, उनमें किन किन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को बेसिकली इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन की, तो इसमें बेसिकली जब हम इसको लिखते हैं तो लिखते समय एक बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमें। जैसे सपोज मान लेते हैं ए बेसिकली एक हमारा एलिमेंट है और साथ ही साथ बी भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। ऐसे कंडीशन में जब ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं तो मान लेते हैं ये क्या बना रहे हैं, ए बी। क्या बना रहे हैं, ए बी। तो ऐसे कंडीशन में हम एरो के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है, एरो का जो लेफ्ट पोर्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक या फिर रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक बोलते हैं या फिर रिएक्टेंट बोलते हैं इसको। या तो इसको रिएक्टेंट बोलेंगे या फिर इसे अभिकारक बोलेंगे। इसे अभिकारक भी हम कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं इधर के पार्ट की, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, जिसको हम लोग प्रतिफल के रूप में भी हम लोग जानते हैं। प्रतिफल के रूप में भी हम लोग इसको जानते हैं। बेसिकली जितनी भी तरह की अभिक्रियाएं होती है, इनको लिखते समय हम उन अभिक्रियाओं, उन एलिमेंट्स के नाम नहीं लिखते बल्कि उनके संकेतों का प्रयोग करते हैं। अब सपोज एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो सपोज माने कि अगर हम सोडियम को यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए सोडियम को अगर हम आपस में यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम सोडियम का संकेत जो है वो Na के रूप में लिखेंगे, ना कि हम सोडियम को लिखेंगे ऐसे करके। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब सोडियम फिर लिखेंगे हम क्लोरीन, तो ये एक रिएक्शन जो है ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा और रिएक्शन बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होता है देखने में। फिर इस पर जब बेसिकली इसका पावर लगाएंगे या फिर कितने अणु होंगे, जब ये सारी चीज़ें लिखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर्म हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो इससे बचने के लिए जो बेसिकली रूल बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कि आप इसके सिंबल को यूज़ करेंगे, यानी कि संकेत का प्रयोग करेंगे। और इसी लिहाज से हम यहाँ पे सोडियम को लिखते हैं Na और यहाँ पे लिखते हैं क्या चीज़, Cl। और जब आपस में ये दोनों रिएक्ट होते हैं तो बनाते हैं क्या चीज़, ये NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो जाहिर सी चीज़ है ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया प्रतिफल, जबकि ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये हो गया अभिकारक। तो अभिकारक और अभिकर्मक आप समझ गए, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल आप समझ चुके हैं कि किसे रिएक्टेंट कहते हैं, किसे प्रोडक्ट कहते हैं। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इसी में सवाल उठेगा, जो सवाल आता है रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। इसका सवाल ऐसे भी आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जाहिर सी चीज़ है इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं बच्चों। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, ध्यान से देखिएगा, अगर इसको लिखने के लिए आ जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। मतलब जब बेसिकली दो एलिमेंट आपस में जुड़ता है तो बेसिकली क्या करता है, एक थर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसके गुण बेसिकली कई बार देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर केसेस में अपने प्राइमरी एलिमेंट से, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे सोडियम को जब हम जानते हैं तो सोडियम बेसिकली क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जबकि क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। यानी कि एक को हम लोग धातु बोल सकते हैं, दूसरे को अधातु बोल सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो बेसिकली जो फॉर्म करता है वो क्या होता है, सॉल्ट, यानी कि NaCl, जिसमें NaCl के जो गुण होते हैं वो सोडियम और क्लोरीन के गुणों से बिल्कुल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर मैं बात करूं यहाँ पे
तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, फिर से यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली ये क्या फॉर्म करते हैं, HCl। अब यहां पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन का गुण जो है किसी भी लिहाज से एसिडिक नेचर का वो नहीं है, यानी कि अम्लीय गुण का वो नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके प्रोडक्ट की, तो जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है, यानी कि जो हमारा प्रतिफल है, वो बन रहा है क्या चीज, HCl, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो बेसिकली एसिडिक नेचर का है। तो जाहिर सी चीज़ है, हम कह सकते हैं कि जब दो तत्व, जब दो एलिमेंट्स या फिर जब दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं, या दो से अधिक भी कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं, तो जो बेसिकली ये प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसका नेचर जो है, इसके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट या जो बेसिक कंपोजिशन होता है उससे क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक इसी तरह से हम वाटर का फॉर्मेशन की बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पे H2 बेसिकली किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ। और जब हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, H2O, जल। यहाँ भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल क्या है, उससे जल का जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वह बेसिकली या तो अकेले रिएक्ट करेगा या फिर किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करेगा, और करने के बाद क्या बना सकता है, एक या फिर एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। और यह जो है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब हम बेसिकली जो इसके बाद वाला टॉपिक था, जैसे जब दो रिएक्शन बेसिकली जब होते हैं तो उसमें हम अभिकारक और प्रतिफल के बारे में पढ़ते हैं। रिएक्शन के दौरान हम क्या पढ़ते हैं, अभिकारक और प्रतिफल के बारे में। तो सवाल ये उठता है, आखिर अभिकारक और प्रतिफल बेसिकली होता क्या है, अभिकारक और प्रतिफल बेसिकली होता क्या है। तो बच्चों सीधा सा सवाल है, सीधा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा भारी टॉपिक नहीं है ये, आप बस ध्यान से इसको समझोगे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। यहां पे बेसिकली क्या देख रहे हैं, जब A और B आपस में, यहां देखिए A एक एलिमेंट है और B भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। अब आप ही सोचिए, जब A और B आपस में मिल रहा है तो बेसिकली क्या बना रहा है, C और D, ठीक है। अब जैसे आप लोग में से किन्हीं का नाम बेसिकली क्या हो जाता है, सपोज किसी बच्चे का नाम चंदन है, चंदन वाले बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है। अब किसी का बच्चे का नाम क्या हो गया, चंदन। अब चंदन को ले लेते हैं बेसिकली किस रूप में, हम रिएक्टेंट के साइड में। अब इसमें ले रहे हैं क्या चीज, एक बहुत ही पुराना फिल्म आया था जिसमें जो हीरोइन थी उसका नाम गुंजा था और हीरो का नाम चंदन होता है। आप लोग सब सुने होंगे, देखे भी होंगे। अब यहां पे चंदन लेते हैं और ये गुंजा। अब इन दोनों में जैसी रिएक्शन होगा तो बेसिकली क्या बनेगा पता है, चंदन की गुंजा, है ना। अब यहां पे बेसिकली जब देखिएगा इसको तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, हमारा अभिकारक, यानी कि एरो के किस साइड है, लेफ्ट साइड है। तो एरो के लेफ्ट साइड जो है वो क्या हो गया, हमारा अभिकारक। और जो प्रतिफल हुआ वो एरो के किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। मतलब इन दोनों का मिलन से क्या बना, चंदन की गुंजा। ठीक इसी तरह से A और B जब आपस में मिला तो क्या बना, ये C और D। तो A और B क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और B C और D क्या हो गया, हमारा अभिकर्मक या फिर प्रतिफल बोलते हैं, या फिर इसको प्रोडक्ट भी आप जो है वो कह सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है, एरो के लेफ्ट साइड जो होगा वो क्या होगा, अभिकारक, और एरो के राइट साइड जो होगा वो क्या होगा, अभिकर्मक। अब यहां पे बात करते हैं अभिकारक की परिभाषा की बात करें तो अभिकारक की परिभाषा बहुत ही सिंपल सी है कि वे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स कहते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर, जो रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिकारक कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे सिंपल सा चीज है, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं वो बेसिकली क्या कहला रहे हैं, अभिकारक, और जो बन रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिफल। तो फटाक से इन दोनों का डेफिनेशन लिख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में बेसिकली ये क्वेश्चन भी आता है कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं अगर आया तो आप लिख सकते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर अभिकर्मक के बारे में बात करें तो अभिकर्मक अगर आता है तो अभिकर्मक के लिए आप लिख सकते हैं ये वाला आंसर कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने जो पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिफल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिया क्या चीज, H2, और फिर क्या लिया, Cl2, तो बेसिकली क्या बना, 2HCl। अब यहां पे एक क्वेश्चन बच्चों के मन में जरूर आ रहा होगा कि सर यहां पे तो आप हाइड्रोजन के आगे 2 नहीं लगाए हैं, लेकिन यहां पे आपने क्या किया, हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दिया। तो सर ये हम कैसे जानेंगे कि जब H2 और Cl2 आपस में मिलेगा तो 2HCl फॉर्म करेगा। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी रिएक्शन जब बेसिकली हम पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज तो बहुत ही कॉमन सी होती है
कॉमन सी क्या होती है कि रिएक्शन का जो है बैलेंस करना रिएक्शन को बहुत कीजिएगा। जैसे हमने लिया यहाँ पे H2 और फिर इसको मिला रहे हैं किससे, Cl2 से, तो यहाँ पे बन रहा है 2HCl। आखिर ये 2HCl सडनली नहीं बना होगा, ये 2HCl के बनने के पीछे कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो थोड़ा सा इस इंटरेस्टिंग कहानी को आप भी हमारे साथ साझा कीजिए। देखिए, रासायनिक समीकरण जब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो रासायनिक समीकरण में एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है जो हमें समझना चाहिए। वो ये समझना चाहिए कि जब बेसिकली अभिकारक और अभिक्रमक की मैं बात करूँगा या हम बात करेंगे, तो यहाँ समझना चाहिए कि इधर का जो एलिमेंट्स है, इधर का जो तत्व है, ये कंपाउंड जो भी होगा या फिर यौगिक जो भी होगा, वो सभी की संख्या जो है, जो बायां साइड जितना होगा उतना ही होना चाहिए किधर, दाएं तरफ। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हम जो जानते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो रही है, 2, और क्लोरीन की संख्या भी कितनी है बेटा, 2 है। अब इसी चीज़ को अगर हम चले जाएं दाएं साइड में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, क्लोरीन की संख्या कितनी है, 1-1 दोनों में है। तो अब बताइए ऐसे कंडीशन में क्या ये दोनों संतुलित हैं? बिल्कुल नहीं। आप देख के ही कह सकते हैं कि सर इधर तो 2 है सर, उधर तो 1 है, आपने नाइंसाफी किया है ना। तो जाहिर सी चीज़ें नाइंसाफी नहीं होगी, सबके साथ न्याय होगा। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन चूंकि इकट्ठे हैं, तो इकट्ठे दोनों में किससे गुना कर देते हैं हम, 2 से, और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं क्या चीज़ हम, 2। तो इससे क्या हो गया, हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो गया, 2, और क्लोरीन भी कितना हो गया हमारा यहाँ पे, और क्लोरीन भी कितना हो गया हमारा यहाँ पे, 2। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। याद रखना बेटा कि जो बाएं साइड जितना एलिमेंट्स होंगे उतना ही एलिमेंट्स की संख्या किधर होनी चाहिए, दाएं साइड भी। और इस तरीके से जो समीकरण है वो बेसिकली एक संतुलित अवस्था में होगा। कोई भी समीकरण तब तक सही नहीं माना जाएगा जब तक वो संतुलित अवस्था में नहीं होता है। ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बेटा, इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से डाल लो। कोई भी समीकरण तब तक संतुलित नहीं हो सकता, तब तक जो है समीकरण सही समीकरण नहीं माना जाएगा जब तक वो LHS और RHS यानी कि दोनों तरफ के जो एलिमेंट्स होंगे या कंपाउंड होंगे, वो उनके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो एक संतुलित अवस्था में नहीं होंगे। मतलब अगर इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन का 2 होना जरूरी है, इधर अगर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन का 2 होना जरूरी है। अगर ऐसा होता है तभी वो समीकरण सही माना जाएगा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे अभी, और भी इस पे सवाल भी डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं हम 2-4 सवाल और हैं कुछ टॉपिक। जैसे यहाँ पे अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे थे। अभी तक हमने क्या देखा कि जब भी लिया तो हमने इधर A और B दोनों लिया, और A और B लेने के बाद ही हमने क्या बनाया, CD। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो अभिकारक है उधर एक ही कंपाउंड देख रहे हैं हम, जो है कोई 2 नहीं है। तो क्या ऐसे एक कंपाउंड टूट सकते हैं? देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है बेसिकली चूना है, जब इसको आप गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने से बेसिकली ये टूट जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टूट रहा है बेसिकली किस में, 2 यौगिक में है। यहाँ पे शुरुआती तौर पर देखें तो यहाँ पे एक यौगिक मौजूद है, एक कंपाउंड मौजूद है, लेकिन हीट करने पे बेसिकली क्या हो जा रहा है, ये टूट जा रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मैं वाटर के साथ भी करना चाहूँ तो वाटर के साथ भी सेम फॉर्मेशन होगा। जब आप जल, आप जानते हैं कि H2 प्लस O2 बेसिकली क्या होता है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O। ये चीज़ें आप भी पढ़े होंगे। तो आखिर जब ये 2H2O यानी कि जल को जब बेसिकली आप तोड़िएगा, यानी कि इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जब कंडक्ट करवाइएगा, तो ये बेसिकली टूट के अलग हो जाएगा H2 प्लस O2 में, यानी कि ये भी बेसिकली क्या हो जाएगा, 2H2O। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब कह सकते हैं कि ये तो एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन कह सकते हैं इसको, जो है बिल्कुल ये रिएक्शन ही बेसिकली उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जब हम बात करेंगे बेसिकली अलग अलग तरह के अभिक्रियाओं के बारे में, अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि अभिक्रियाएं जो है वो कितने प्रकार की होती है और ये सारे अभिक्रियाओं में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे समझ जाइए कि बेसिकली अगर एक भी कंपाउंड है तो वो टूट के हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी बना सकता है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी बना सकता है, मतलब एक तत्व और एक यौगिक का फॉर्मेशन कर सकता है। कई बार गैस का उत्सर्जन होता है, कई बार हीट का उत्सर्जन होता है, कई बार हीट एब्जॉर्ब भी होता है। तो ये सारी चीज़ों का घटनाक्रम जो है हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है, और इन विशेषताओं को हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे सबसे पहला टॉपिक की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या क्या है। क्वेश्चन इस तरह से दिया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है ये तो आप लिख चुके हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या हैं, अगर इनके बारे में अगर आपको लिखना है तो आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहला कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो ये होता है कि इससे गैसों की उत्पत्ति होती है। अभी हमने देखा कि जब बेसिकली H2O को जब हम ब्रेक कर रहे थे तो ये O2 प्लस H2 में टूटा था। यहाँ पे भी देख लीजिए,
को बेसिकली जब हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्या है, बेसिकली एक मेटल है, और HCl बेसिकली क्या है, एक एसिड है। ऐसे कंडीशन में जब एक मेटल और एक एसिड को जब आपस में रिएक्ट करवाइएगा तो नो डाउट इससे H2 रिलीज होगा ही होगा, और साथ में जो फॉर्म होगा ये बेसिकली मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, गैस की उत्पत्ति हो रही है, यानी कि मैग्नीशियम को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे HCl होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखेगा, HCl को लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं और HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है फिर? हाइड्रोजन क्लोराइड गैसियस फॉर्म को बोलते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिए इस चीज को जो है। तो मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करवाए तो क्या बना, MgCl2 और H2। अब देखिए ये तो पहला हो गया पॉइंट। पहला पॉइंट क्या हो गया, इससे क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब वो तलहटी में जमा हो जाएगा। पूरी अभिक्रिया के दौरान बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी और जो हमें जो बचा हुआ पार्ट होगा वो अवक्षेप के रूप में हमें जो है वो मिलेगा। तो यहां पे बोला जा रहा है कि अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से जो है अलग हो जाता है। वही बताया नहीं कि तलहटी में बेसिकली क्या होता है, वो जमा हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप। तो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि अभी इसके विशेषताएं जो है कई सारी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रंग में परिवर्तन होता है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अभिक्रिया के दौरान रंग में इनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये बेसिकली बैगनी रंग का होता है। ये एक तरह का सूचक भी है, इंडिकेटर भी है। तो पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी रंग का होता है, लेकिन जैसे ही इसको अम्ल में आप मिला दीजिएगा ना तो इसका बैगनी रंग जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसका बैगनी रंग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और इसी के बेसिस पे तो हम इसको बताते हैं कि इसमें अम्ल है या क्या है, बस में है। क्योंकि इसको हम इंडिकेटर के रूप में भी ले सकते हैं, सूचक के रूप में। जैसे किसी अम्ल में डाल के हम चेक कर सकते हैं कि इससे अगर बैगनी रंग गायब हो गया तो भैया वो पदार्थ जिसमें इसको आप पोटेशियम परमैंगनेट को डुबा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। और अगर बैगनी रंग नहीं गायब हुआ तो वो फिर अम्ल नहीं है। सिंपल सा चीज है। इसके अलावा ताप में परिवर्तन। देखिए अभिक्रिया के दौरान दो तरह की घटनाएं होती है। पहला, एक को बोलते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक को क्या बोलते हैं जी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यस, इसको बोलते हैं हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और दूसरा रिएक्शन जो होता है वो होता है एंडोथर्मिक। इसको बोलते हैं हम लोग उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें हर्षीकार नहीं होगा, दीर्घीकार होगा। तो एक उष्माशोषी होता है। अब उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में डिफरेंट क्या है ये समझ लीजिए। उष्माक्षेपी क्या होता है, जब अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन हो तो वो कहलाएगा उष्माक्षेपी। लेकिन अगर किसी अभिक्रिया के दौरान उष्मा का अवशोषण हो तो वो क्या कहलाएगा, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर किसी रिएक्शन के दौरान उष्मा जो है वो उत्सर्जित हो रही है, उष्मा निकल रही है बाहर, तो वो कहलाएगी उष्माक्षेपी। लेकिन वही अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो वो कहलाएगा उष्माशोषी अभिक्रिया जो है, यानी कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अब जैसे चूने में अगर पानी मिलाते हैं या पानी में चूने को मिलाते हैं तो इससे क्या होता है पता है आपको, जो है जब चूने में आप पानी मिलाइएगा तो बेसिकली क्या होगा, वो उबलने लगता है। यानी कि वो रिएक्शन जो है वो क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, उसमें उष्मा निकल रही है, इसलिए अभिक्रिया कैसी होगी, उष्माक्षेपी। आप पढ़ेंगे क्लास 10 का एक चैप्टर में कई बार पूछा गया सवाल है कि हमें कभी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए। हमें कभी भी सल्फ्यूरिक अम्ल में, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल में कभी जल नहीं मिलाना चाहिए। इसके पीछे एक कारण क्या है पता है आपको, जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में जब आप जल बेसिकली मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा उष्मा प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और इस हीट के प्रोड्यूस होने के कारण जो है, जो फ्लास्क है, जो बीकर है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, या फिर जो टेस्ट ट्यूब होगा, वो क्या होगा, बेसिकली फूट सकता है। और उसके फूटने से बेसिकली ये एसिड जो है आपके चेहरे पर, आपके बॉडी पर जा सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव नेचर का होता है ये अम्ल जो है। इसलिए कभी भी अगर प्रयोग करते हैं आप तो कभी भी जल में जो है अम्ल को मिलाइए, लेकिन ये नहीं कीजिए कि अम्ल में जो है क्या मिला रहे हैं, जल। कौन सा अम्ल, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है बच्चों। चलो
और कई बार अभिक्रिया के दौरान इसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है, यानी कि जिस पोजीशन में रहता है, जिस स्टेट में वो रहता है, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? अवस्था में परिवर्तन। तो अभी उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जो मैंने बात की, अभी उसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं और उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जबकि वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम आपको आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे बच्चों। कल हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताने वाले हैं, कल की क्लास में, कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, और संतुलित करने के लिए कुछ वर्क भी देंगे, एक्साइटमेंट भी देंगे। इसके साथ साथ हम देने वाले हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रियाएं जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन बेसिकली मिलता है, क्या क्या सूचनाएं मिलती है। देखिए, क्लास 10th के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही जरूरी है। इससे आपके 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से आते हैं। तो चूंकि अगर आपका टारगेट है कि हमें 450 प्लस सिक्योर करना है, तो साइंस में भी आपको जो है कम से कम 95 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जरूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा वर्क करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर करेंगे। चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।